93 से जो सेक्शंस है हमारे पास सेक्शन 100 तक, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आज के जो सेक्शंस है हमारे सेक्शन 93 से लेकर सेक्शन 100 तक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस हैं। आप एक बार में पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर घूम जाएगा, समझ में नहीं आएगा। सबकी नहीं कह रहा, लेकिन मोस्टली एक बार में समझने से समझ में नहीं आएगा, एक बार में पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पूरे कान नाक आंख जो भी कुछ आप खोल के पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, पूरा फोकस आप लोग लगाएंगे। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 93 की। अब सेक्शन 93 अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो सेक्शन 93 स्टार्ट करना। जी सर हेलो बताइए। सर, जी एक सर। केस पढ़ा था मैंने इसमें 91 में, वो जो ऑरली क्रिएट की जाती है सर मुस्लिम लॉ में, वो वक्फ करके अच्छी है। हम्म। तो वो ऑरली क्रिएट कर सकते हैं सर उसमें, जैसे ये ऑरली एविडेंस सर के लिए ये इसमें ये देखिए देखिए देखिए, मैंने आपको बताया था इसमें साथ साथ सेविंग थी उसी सेक्शन में कि अगर किसी और का कुछ पर्सनल लॉ बना हुआ है, कोई और लॉ अगर प्रिवेल कर रहा है इंडिया में, तो उस लॉ पे ये इंटरप्ट नहीं करेगा ये सेक्शन। ये बात भी तो मैंने बताया था ना आपको। तो वो जो वक्फ वगैरह बनते हैं, वो वक्फ बोर्ड के जो मुस्लिम लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग बनता है वो, है ना। तो उसमें उनके अपने पर्सनल लॉज यूज होते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रोविजंस है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। नहीं सर, मैं आपकी बात जी समझ गया। बस मैं जी। मतलब उस कोर्ट ने भी यही बोला है जो आप कह रहे हो। कोर्ट ने बोला कि आप वक्फ को ऑरली क्रिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मोमडन लॉ। एग्जैक्टली कोर्ट ने भी यही बिल्कुल सही। बोला हाँ जी। तो क्योंकि वो उनका है। एक खुद का लॉ है, तो वो इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बनाया गया है सिर्फ उन लॉज के लिए बनाया गया है, उस सेक्टर के लिए बनाया गया है जहाँ पे और कोई लॉ नहीं है। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है एक कॉमन लॉ है हमारा। लेकिन इसके सामने अगर कुछ और पर्सनल लॉ आ जाता है किसी चीज का, किसी और का, तो ये उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, वही उनका लोकल लॉ अप्लाई होगा ऐसे केसेस में। ठीक है सर। फिर इसके वो बाद सर जो। कोर्ट ने जी। ऐसा, हाँ सर, कोर्ट ने फिर ये बोला अगर आप उसको रिड्यूस कर रहे हो इन फॉर्म ऑफ राइटिंग, हम्म। तब आपको या डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा, या अगर कोर्ट अलाउ कर रही है सेकेंडरी एविडेंस का, उसके थ्रू आप उसको प्रूव कर सकते हो। ये दो ऑप्शन है आपके पास, ऐसा कोर्ट ने हाँ बोला है इसमें। हाँ जी, तो उसमें फिर आपका सेक्शन 91 यूज कर लोगे आप उसमें, कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री हाँ सर। एविडेंस है, आप कोर्ट में लेके आते हो, तो क्यों ना प्राइमरी एविडेंस दो आप डायरेक्ट, है ना। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 93 की। अब देखिए 93 सेक्शन बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा जिसकी वजह से ये आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको टिक भेज रहा हूँ, जरा अपना चैट बॉक्स खोल लीजिए सब लोग। ये जो पॉइंट है ना जो मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, ये पिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको जरा समझते हैं हम लोग पहले, उसके बाद ही हम सेक्शन 93 से 100 तक पढ़ पाएंगे, हम लोग समझ पाएंगे अच्छे से। चलिए, देखिए जो 93 सेक्शन है हमारा, वो बात करता है एम्बिगियस डॉक्यूमेंट्स के बारे में। एम्बिगियस डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? एम्बिगियस डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो कि मतलब जिसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो, है ना, जिनका मीनिंग ढंग से समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर जिसमें कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, कुछ भी टाइप की प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं एम्बिगियस डॉक्यूमेंट्स। और उनमें दो टाइप के एम्बिगियस के काइंड भी दो टाइप के होते हैं, मतलब एम्बिगियस तो हो गए, उसमें भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास पेटेंट एम्बिगिटी, जिसके बारे में हमारे दो सेक्शंस बात करते हैं, सेक्शन 93 एंड सेक्शन 94। ठीक है, अब जरा पेटेंट एम्बिगिटी को हम लोग समझ लेते हैं कि होता क्या है।
मैंने ये आपको भेज दिया है, आप अगर कोई कहीं नोट्स वगैरह बना रहे हो तो इसको आप एज इट इज उसको लिख लीजिएगा समझकर, या अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा, जैसी आपकी मर्जी हो। पर मेन चीज है कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, आपको पता होनी चाहिए। पेटेंट एम्बिगिटी होता क्या है? पेटेंट एम्बिगिटी हम उससे कहते हैं ऐसा एरर जो एकदम से डॉक्यूमेंट देखते ही आप समझ जाओ अरे इसमें तो मिस्टेक है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं पेटेंट एम्बिगिटी। मतलब जो डॉक्यूमेंट को आप देखते ही समझ जाओ, उसके फेस पर हो, अपेरेंट हो जाए, एकदम से आप डॉक्यूमेंट देखेंगे अरे इसमें तो ये मिस्टेक है, ठीक है ना, जिससे कि सेंस ही नहीं पता चल रहा है एग्जैक्टली इस डॉक्यूमेंट का सेंस क्या है। एग्जाम्पल मैं अगर आपको देना चाहूँ तो एक एग्जाम्पल इसी में दिया हुआ है, वो ये है कि मान लीजिए मैं आपको एक अपना हाउस सेल कर रहा हूँ, तो मैं उसमें लिखूंगा कि भाई मैं गुंजन पाराशा, एज अबाउट दिस, रेसिडेंस ऑफ दिस, एंड आई वांट टू सेल यू माय हाउस एट द प्राइस ऑफ रुपीज 10 लाख टू 15 लाख, ठीक है ना। तो इसमें एग्जैक्टली अमाउंट नहीं शो हुआ ना, 10 लाख से 15 लाख के बीच में मैं आपको इसको सेल करना चाह रहा हूँ, अपना घर सेल कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये कहलाएंगे पेटेंट एम्बिगिटी। जैसे कोई उसको डॉक्यूमेंट पढ़ेगा, उसको लैंग्वेज पढ़ना शुरू करेगा, तो उसको ये समझ में आ जाएगा भाई ये कौन सा सेल डीड बनाई है कि 10 लाख से 15 लाख के बीच में सेल करता हूँ। भाई जितने में सेल करिए एग्जैक्ट अमाउंट लिखो ना वहां पे, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं पेटेंट एम्बिगिटी। चलिए, अब दूसरा आता है हमारे पास लेटेंट डिफेक्ट। लेटेंट डिफेक्ट क्या होता है? लेटेंट डिफेक्ट इसी का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है कि कोई चीज, मतलब जो डॉक्यूमेंट है किसी डीड का या किसी किसी भी चीज का कोई डॉक्यूमेंट है, तो उस पे एकदम से पढ़ने में तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसके अंदर कोई मिस्टेक है, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, जब उसको अप्लाई करेंगे ना, जो उसके जो कंडीशंस हैं उस डॉक्यूमेंट में, जो कंटेंट्स हैं, उसको जब आप एप्लीकेशंस को करने जाएंगे जब उसकी, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो रहा जो उसकी कंडीशन है उसको फॉलो करना, ठीक है। पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली आप फॉलो करेंगे उसकी कंडीशंस को, उस डॉक्यूमेंट्स की को, तो इम्प्लीमेंट करेंगे जब उसको, तो वो मतलब आपको तब पता चलेगा कि भाई इसमें तो कुछ एरर है, डिफेक्ट है, हिडन डिफेक्ट बोलेंगे इसको, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लेटेंट डिफेक्ट। और इसके बारे में बात करता है सेक्शन 95 से सेक्शन 97 तक, ठीक है। एक डिफरेंस तो ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं आया तो वो पूछ ले मुझे अभी। इसके बाद में इन दोनों के बीच में एक सबसे बड़ा डिफरेंस एक और है। क्या है? कि अगर केस है आपके पास कोई पेटेंट एम्बिगिटी का, ठीक है ना, ऐसी प्रॉब्लम जिसमें जो डीड को देखते ही आप समझ जाओगे कि भाई इसमें तो मिस्टेक है, ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स में आप एक्सटर्नल एविडेंस नहीं दे सकते। ये बात ध्यान रखिएगा, बात ध्यान रखिएगा। और इसीलिए आपको सिंपल होगा समझने में कि सेक्शन 93 और सेक्शन 94 जो कि पेटेंट एम्बिगिटी के बारे में बात कर रहा है, वो के साफ साफ ये भी बोल रहा है कि अगर ऐसी केसेस है तो आप इसमें एक्सटर्नल एविडेंस नहीं दे सकते सपोर्ट में, अपने डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट में, ठीक है। और वही बात करें अगर लेटेंट एम्बिगिटी की, लेटेंट डिफेक्ट की, तो वो बात करता है सेक्शन 95 से 97 तक। तो सेक्शन 95 से लेकर 97 तक हमें बताते हैं कि अगर इस टाइप के डिफेक्ट्स हैं तो आप उसको ठीक कर सकते हैं कोई भी एक्सटर्नल एविडेंसेस देकर, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आप लोग ये चीज नहीं समझेंगे तो ये सेक्शन सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे आप लोगों के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा फिर 93 से लेके 100 तक, या 99 बोलो, 100 तो सेविंग है इसकी, ठीक है। चलिए, तो अगर आपने ये समझ लिया, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर ये समझ लिया तो हम लोग फिर शुरू करते हैं 93 से। अब बात करते हैं 93 जो कि हमें बताता है पेटेंट एम्बिगिटी या पेटेंट डिफेक्ट। तो इसमें वो साफ साफ कह रहा है, पेटेंट डिफेक्ट क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे अब। चलिए, किसी ने नहीं पूछा है इसका मतलब आप लोग समझ गए। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगियस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर एम्बिगियस है, ठीक है, मतलब कि उसमें अगर पेटेंट डिफेक्ट है, तो उसको ठीक करने के लिए, मतलब कि अमेंड करने के लिए, या फिर उसके बारे में डिटेल में बताने के लिए कि सर एग्जैक्टली इसका मतलब क्या था, इस डिफेक्ट जिसकी वजह से डिफेक्ट हो गया है वो फैक्ट एक्चुअल में था क्या,
उसको आप बताने के लिए कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते। एक्सक्लूजन हो गया, उसको रोक दिया गया है, हटा दिया गया है। एक होता है इंक्लूजन, उसको ऐड कर लिया गया है, मतलब एविडेंस आप दे सकते हैं। एक है एक्सक्लूजन, आप उसको नहीं दे सकते, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, अब जरा इसकी पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है ये। When the language used in a document is on its face ambiguous or defective, evidence may not be given of facts which would show its meaning or supply its defects। ठीक है, तो साफ साफ कह रहा है कि अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट में उसकी लैंग्वेज में कुछ ऐसी एम्बिगियस डिफेक्ट दिखता है, तो उसके लिए हम कोई भी एक्सटर्नल एविडेंस, अलग से सपोर्टिव एविडेंस नहीं दे सकते, जिससे कि हम उस डिफेक्ट को दूर कर सकें या उस डिफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, इसका रीजन भी है, मैं आपको समझाता हूँ। एग्जांपल आप पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। कैसे बोल रहा है, इलस्ट्रेशन क्या है कि मान लीजिए ए एग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी फॉर ₹1000 और ₹1500। तो भैया ए जो है वो अपना घोड़ा जो है, हॉर्स जो है, बी को बेचना चाह रहा है। तो उसने जो सेल डीड बनाई अपनी, उसमें उसने लिख दिया कि मैं आपको 1000 या 1500 में ये अपना हॉर्स दे दूंगा, सेल कर दूंगा। ठीक है, तो एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वॉज टू बी गिवन। अब अगर आपने लिखा होता कि 1000 रुपए में मैं सेल कर रहा हूं और मैंने सेल कर दिया और पजेशन मैंने दे दिया इसको और पैसे इसने मुझे दे दिए, तो अब कभी कोर्ट में फ्यूचर में कभी कोर्ट में केस चलता, तो आप ये शो कर सकते हैं ना कि सर डॉक्यूमेंट में 1000 लिखा है, मैंने 1000 दे दिया था, या इनने मुझे 1000 दे दिए थे, तभी तो मैंने अपना हॉर्स दिया, इनको पजेशन दे दिया अपने हॉर्स का। अब इसमें लिखा क्या है कि आइदर 1000 रुपीज और 1500 रुपीज। तो भाई यहाँ तो लैंग्वेज लैंग्वेज जो लिखी थी सेल डीड में, उसमें क्लियर नहीं हो रहा ना कि 1000 में बेचा है कि 1500 में बेचा है। अब इसके बेसिस पे आप कितने भी सपोर्टिव एविडेंस आप देते रहो कि नहीं सर मैंने 1300 में बेचा था, तो वो कह रहा है नहीं सर इन्होंने तो 800 में बेचा था, 1000 और 1500 की बात हुई थी। अब भैया लड़ते रहो, एविडेंस आपके पास है नहीं, है भी तो आपने आपस में क्या बात करी, ओरल एविडेंस, उससे हमें क्या मतलब, हम तो वो देखेंगे ना जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, और डॉक्यूमेंट में क्लियर है नहीं। तो ये बात आप कोई भी एक्सटर्नल एविडेंस ऐसे में नहीं दे सकते। तो ये ऐसे सेक्शन इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप ये गलती करें ही ना। ठीक है ना, अपोजिट पार्टी को फ्यूचर में नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी गलती जानबूझ के आप करें ही ना। अगर ऐसे सेक्शंस आपके फेवर में बनने लगे तो कितने सारे केसेस इकट्ठे हो जाएंगे कोर्ट में, पेंडिंग केसेस बहुत बढ़ जाएंगे फिर। तो उन्होंने यही क्लियर कर दिया कि भैया जो अमाउंट एग्जैक्ट है आप वही लिखें, पॉसिबल है तो। चलिए, अच्छा एक सेकंड पॉइंट और है इसमें, सेकंड इलस्ट्रेशन है कि अ डीड कंटेन्स ब्लैंक एविडेंस कैन नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट्स व्हिच वुड शो हाउ दे वर मीन टू बी फिल्ड। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें कि मान लीजिए मेरे और आपके बीच में एक सेल डीड हुई, सपोज मैं ऊपर वाले को ही मान ले रहा हूँ, ऊपर वाले का एग्जांपल ही ले रहा हूँ कि एक सेल डीड मेरे और आपके बीच में तैयार हुई कि मैं आपको अपना हॉर्स सेल करूंगा 1000 रुपीज में, मान लीजिए। ठीक है, अब हम सेल डीड तो तैयार कर रहे हैं, पर हमने अमाउंट अभी तक तय नहीं करा है, अभी तक फिक्स नहीं करा है अमाउंट एग्जैक्टली होना क्या चाहिए। तो हमने क्या किया कि उस सेल डीड में हमने ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, और सेल डीड बनाते टाइम पे हुआ क्या था कि मेरे घोड़े की तबीयत खराब थी, तो हमारे बीच में ये कंडीशन थी कि अगले हफ्ते तक अगर घोड़े की तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं 900 रुपये में लूंगा, फिर 1000 में नहीं लूंगा, मैं 900 रुपीज में लूंगा आपसे हॉर्स। अगर मुझे बीमार घोड़ा मिलेगा, बीमार हॉर्स मिलेगा अगर मुझे आपसे तो। ठीक है, और अगर हॉर्स की तबीयत तबीयत तब तक ठीक हो गई तो हम लोग मैं 1000 में आपसे ले लूंगा। तो इसलिए जब हम सेल डीड तैयार करवा रहे थे, तो हमने वहां पे ब्लैंक छोड़ दिया था, वो कॉलम रुपीज डैश डॉट 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 करते हैं ना हम लोग, रुपीज डॉट 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 डॉट। तो वो ब्लैंक मार दिया, फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया कि ये फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग बाद में भर लेंगे एग्जैक्ट पोजीशन ट्रांसफर करने के टाइम पर। तो ऐसे कुछ बीच में हमारे बीच में कुछ बात हुई थी, ओरली बात हुई थी हमारे बीच में। ठीक है, तो अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया हुई थी कि 1000 की बात हुई थी, कितने की बात हुई थी? ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और धारवी में क्लियर हो रहा है आपका ये?
हेलो धारवी मैम, क्लियर हो रहा है आपका? हेलो, मेरी साउंड आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। जी सर, क्लियर हो गया आपको? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा जी। चलिए। तो अच्छा, लेकिन क्या होगा कि वो यहाँ तो मना कर रहा है, आप जरा इस पॉइंट पे भी ध्यान दीजिएगा। ओके। चलिए, जरा एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपसे बोला है कि अगर सेल डीड मैंने लिखी है, उसमें अमाउंट वाला पार्ट मैंने ब्लैंक कर दिया, ठीक है। और ये बात हमारी जो है ओरली डिस्कस हुई कि एग्जैक्टली उस टाइम पे पोजीशन की ट्रांसफर करेंगे, उस टाइम पे एग्जैक्टली कितने का सेल करेंगे हम उसको, ठीक है। तो ये सेक्शन तो मना कर रहा है ऐसी सिचुएशन में कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने उसको ब्लैंक कर दिया अमाउंट, तो आप उसमें कोई एविडेंस नहीं दे सकते। एविडेंस कैन नॉट बी गिवन ऑफ द फैक्ट विच वुड शो दैट, शो हाउ दे वर मीन टू बी फिल्ड, कि भाई हमें ये कैसे फिल करना था, ये चीज हम बाद में डिसाइड करते हैं हॉर्स के पोजीशन के टाइम पे। तो ये चीज इस सेक्शन में शो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको फिर भी शो करना है, क्योंकि भाई कानून के द्वार सबके लिए खुले हैं, ठीक है। तो आप जरा सेक्शन पढ़िएगा 92 का प्रोविजो सेकंड पढ़िए। उसमें उसमें जाकर आप ये वाले एविडेंस दे सकते हैं जो सेक्शन 93 का ये मना कर रहा है यहाँ पे। अगर अमाउंट की बात हो रही है, अगर आपने वो ब्लैंक छोड़ दिया है तो, ठीक है ना। अगर सिर्फ अमाउंट की बात हो रही है उस केस में सेक्शन 92 का प्रोविजो सेकंड, उस उस प्रोविजो की हेल्प से आप यहाँ पे कर सकते हैं अपना, अगर आपका अमाउंट को लेके कोई एक्सटर्नल मतलब एडिशनल आपके कुछ एग्रीमेंट हुआ था, ओरल एविडेंस, ओरल एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो सेक्शन 93 समझ में आ गया आप लोगों को? अरुंधति मैम, सेक्शन 93 क्या समझाता है, थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए जल्दी से। सर यहाँ पर बता रहा है कि जो डॉक्यूमेंट जो कि मतलब देखने से ही पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ डिफेक्ट है, हम्म। तो वहाँ कोई एविडेंस देकर उसे उसका डिफेक्ट रिमूव नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है। चलिए, अब इसी बात पर, इसी पॉइंट पर, इसी टॉपिक पर हमारे पास सेक्शन 94 भी है। सेक्शन 94 भी हमारे पेटेंट डिफेक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब सेक्शन 92 94 कहता क्या है? एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। यस सर, सेक्शन 93 इज क्लियर। अनम्यूट नहीं हो रहा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए, ठीक है। अब जरा देखते हैं, देखिए अब 93 और 94 में फर्क क्या है। 94 कहता है एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, ठीक है ना। एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस का एक्सक्लूजन तो है यहाँ पे, लेकिन उस डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशंस के वक्त हम ये देखेंगे कि उस वक्त क्या फैक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग समझेंगे इलस्ट्रेशन के साथ में। चला लैंग्वेज पढ़ते हैं क्या बोलता है। when language used in a document is plain in itself and when it applies accurately to existing facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts. हम्म। अब देखिएगा क्या होता क्या है कि मान लीजिए, अब एग्जांपल में हम लोग पढ़ते हैं, A sailed to B by deed my estate at Rampur containing 100 bighas. A has an estate at Rampur containing 100 bighas. Evidence may not be given of the fact that the estate meant to be sold was one situated at the different place and of a different size. ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए लैंग्वेज में ये लिखा था किसी डॉक्यूमेंट की, सपोज सेल डीड हो रही थी, उसमें ये लिखा था कि मैं आपको अपना दिल्ली वाला जो घर है मैं आपको सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास उस टाइम पे दो दो मकान थे। एक मकान था मेरे पास लखनऊ में भी है एक घर मेरा, और एक मेरा दिल्ली में भी है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं अपना दिल्ली वाला घर आपको 10 लाख रुपीज में सेल कर रहा हूँ। अब क्या हुआ कि
अगर मैंने बोला है कि भाई मेरी जो लैंग्वेज है वो एकदम एक्यूरेट है ना, और ये फैक्ट एग्जिस्ट भी कर रहा है कि भाई मेरा सच में दिल्ली में एक मकान है, ठीक, तो इस चीज का कोई भी एविडेंस नहीं दे सकता कि मैंने नहीं दिल्ली वाले की बात नहीं कर रहा था, मैं लखनऊ वाले की बात कर रहा था। जबकि सेल डीड में साफ साफ मैंने बताया है कि मैं दिल्ली वाला जो मेरा मकान है मैं वो वाला सेल करूंगा आपको, या सेल कर रहा हूं ये सेल डीड बनाते वक्त, ठीक है। तो कोई इसके अगेंस्ट जाके ये फैक्ट नहीं दे सकता कोर्ट में, सपोर्टिव एविडेंस नहीं दे सकता कि मैं दिल्ली वाले की तो बात ही नहीं हो रही थी, लखनऊ वाले की बात हो रही थी, ठीक है ना। चलिए सर तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है उसमें जो हाँ फैक्ट है उसके अंदर हाँ उसके अलावा कुछ और बता रहे हैं कोर्ट को, तो बाई एविडेंस को लिया नहीं जाएगा या और कुछ? मैम ये जो कहना चाह रहे हैं फैक्ट कि है डॉक्यूमेंट में वही लिया जाएगा। हेलो जी मैम, सर, आप सुन मैम रहे हो क्वेश्चन तो? नहीं समझ, जी जी हाँ क्वेश्चन नहीं समझ पाया मैं आपका। तो मतलब आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया गया है, मतलब प्रोड्यूस हम्म किया गया है, हम्म वो डॉक्यूमेंट पर जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स है उसके अलावा कोई आके और कुछ एविडेंस दे रहा है, तो वही एविडेंस को एक्सक्लूड किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा या कुछ हाँ और? जी, एक मिनट में बताता हूँ आपको। हेलो जी जी सर। सर, जैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे कोई भी साइट या कोई प्लेस की या कोई भी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो दोनों की हम्म कॉमन अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए कि हाँ हम उसी की ही बात कर रहे थे, उस जो भी हम्म डॉक्यूमेंट में जिसमें भी बात कर रहे हैं। और बाद में उस चीज से वो कि भाई अरे मैंने तो यार वो, जैसे वो कहता है दिल्ली वाली प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंट्री में डॉक्यूमेंट में मेंशन थी दिल्ली वाली प्रॉपर्टी, अरे यार वो तो मैं हम्म यार लखनऊ वाली समझा था, तो ये फैक्ट आप नहीं दे सकते उसके उसमें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जी। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है, लोकेशन भी बता रखी है, उसका साइज भी बता रखा है, देखिएगा डिफरेंट प्लेस, अगर प्लेस भी सेम है और उसका साइज भी सेम है तो उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। जो एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट में लिखा है कोर्ट उसी को मानेगी सिर्फ। भले मेरे लखनऊ में 4 घर और है, लेकिन अगर मैंने दिल्ली वाला लिखा है तो सिर्फ दिल्ली वाले की बात ही मानी जाएगी, ठीक है ना। कोई कोर्ट में आके अपोजिट पार्टी ये नहीं कह सकती कि सर मैंने लखनऊ वाला समझा था, लखनऊ वाले की बात हो रही थी, हमारा ओरल एग्रीमेंट तो लखनऊ वाले के लिए हुआ था, मेरी कंसिडरेशन तो लखनऊ वाले के हाउस के लिए थी। ये दिल्ली वाला तो इन्हें मिस्टेक ऑफ सॉरी मिसटाइप हो गया है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है, जो दिल्ली वाला लिख गया सेल डीड में, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकता, अगर वो लिख गया तो आपने साइन क्यों कर दिया उस पर, फिर सेल डीड पे आपने बाय क्यों कर लिया आपने उसको पढ़ के, ठीक है ना। मतलब सेक्शन जो 94 है हमें सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि जो है उसी को कोर्ट मानेगी जो लिखा हुआ है, उसके अलावा कोई कुछ भी कहेगा कोर्ट कंफ्यूज नहीं होगी, प्रायोरिटी देगी आपके डॉक्यूमेंट को, ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके सपोर्ट में आप कोई भी एविडेंस देंगे कोर्ट उसको नहीं लेगी, वो एडमिसिबल ही नहीं है। ऐसी सिचुएशंस में कोई भी एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, अगर आपके पास वो डीड खुद है तो, वो डॉक्यूमेंट खुद है आपके पास तो। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लेटेंट डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। लेटेंट डिफेक्ट क्या होता है? लेटेंट डिफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था वो डिफेक्ट जो वो डॉक्यूमेंट देखने में नहीं समझ में आएगा कि इसके एप्लीकेशंस में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप उसको उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे उसकी कंडीशंस को, तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये तो इम्पॉसिबल हो रहा है या टफ हो रहा है या गलत हो रहा है ना। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं? ऐसे केसेस में आप सेक्शन 95 से लेके सेक्शन 97 तक आप सपोर्टिव एविडेंस दे सकते हैं साथ में, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है, 95 से पढ़ते हैं। आप जरा समझ लीजिएगा, 93 94 को सेपरेट याद करिएगा और 95 से लेके 97 तक एक साथ याद करिएगा अलग सेपरेट, ठीक है। चलिए 95 देखते हैं।
एविडेंस एज टू डॉक्यूमेंट्स अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, तो हम उन डॉक्यूमेंट्स के लिए एविडेंस दे सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को लेकर उनका क्लियर मीनिंग नहीं आ रहा। मैं रिपीट करता हूं, आप उन डॉक्यूमेंट्स के लिए एविडेंस दे सकते हैं जिन डॉक्यूमेंट्स में किसी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को लेकर मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। लिखा तो है, जिक्र तो किया है डॉक्यूमेंट में उस फैक्ट के बारे में, लेकिन उसको मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। तो ऐसे केसेस में इसको हम क्या कहते हैं भाई, जब पहली बार आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये तो ठीक ही है, लेकिन जब अप्लाई करने जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा भाई किसके लिए बात हो रही है, एग्जैक्टली किसके लिए बात हो रही है, बहुत सारे हैं यहाँ तो। ठीक है ना, तो उसका मीनिंग क्लियर जब ना हो तो उसके सपोर्ट में आप कोई भी एक्सटर्नल एविडेंस दे सकते हैं। कैसे, अभी इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो और बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। जरा लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। When language used in a document is plain in itself, देखिए यहाँ पे प्लेन का वर्ड मालूम क्या है, प्लेन का मीनिंग क्या है? प्लेन का मतलब होता है सिंपल, नॉर्मल, रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, और मैं इसको ढंग से समझाऊं कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लैंग्वेज में कोई अल्फाबेटिकल मिस्टेक या कॉमा एरर, कोई क्लर्किकल मिस्टेक, ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर है। ठीक है ना, तो when language used in a document is plain in itself but is unmeaning in reference to existing facts, वो जो बात बोल रहा है वो तो क्लियर है, लेकिन वो जो जिस फैक्ट्स के बारे में बात बोल रहा है वो उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, एविडेंस मे बी गिवन टू शो दैट इट वाज यूज्ड इन अ पेक्युलरी सेंस। चलिए इलस्ट्रेशन देखते हैं। A sails to B by deed my house in Calcutta. A had not house in Calcutta, but it appears that he had a house at Havra, of which B had been in possession since the execution of the deed. अब ऐसे केस में क्या हुआ? अब देखिए हो क्या रहा है इस केस में, ए ने एक सेल डीड साइन करी बी के साथ कि मैं आपको अपना कलकत्ता वाला मकान सेल कर रहा हूं। ठीक है, दोबारा बोलता हूं, ए ने सेल डीड साइन करी बी के साथ, ए सेल कर रहा है अपना हाउस जो कि कलकत्ता में सिचुएट है, ऐसा डीड में लिखा है, डीड ऐसी टाइप हुई, बनाई गई। उसके बाद क्या हुआ कि ए का तो कोई हाउस है ही नहीं कलकत्ता में, जबकि उसका जो हाउस है वो है हावड़ा में। ठीक है, ऑफ विच बी हैड बीन इन पोजेशन सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड, और जब से वो डीड बनाई गई, सेल डीड जब से बना दी गई, तब से बी को उसका ए ने पोजेशन भी दे दिया था अपना हावड़ा वाले घर का। लेकिन जो सेल डीड बनाई गई उसमें तो कलकत्ता के बारे में लिखा था कि कलकत्ता वाला घर मैं आपको दे रहा हूँ, और जबकि ए का तो कुछ है ही नहीं घर कलकत्ता में, और उसने पोजेशन भी दे दिया बी को हावड़ा वाले घर का अपने। ठीक है, तो सेल डीड में क्या फैक्ट था? सेल डीड में फैक्ट था कि भाई मैं अपना कलकत्ता वाला घर आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग फैक्ट इसमें क्या है, इस केस में जब अब देखिए पोजीशन पहुंच गया बी के पास, इसमें एग्जिस्टिंग फैक्ट होगा कि बी के पास पोजीशन है ए के मकान का जो कि हावड़ा में। ये एग्जिस्टिंग फैक्ट है इस टाइम पर, बोल रहा है वो मतलब जो केस अगर कोर्ट में आया है तो उससे पहले बी को पोजीशन भी दे चुका है ए। ठीक है, वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत ही रेयर केस है, कोई ऐसे सेलर बायर इतने बेवकूफ होंगे क्या ऐसी सिचुएशन के लिए सेक्शन बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन खैर सब चलता है। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एग्जिस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि बी ने पोजीशन भी ले लिया और उसको पेमेंट भी कर दिया, और बी अब बी का मकान हो गया वो कौन सा वाला, जो कि सेल डीड में लिखा था कि ए ने बोला था कि मैं अपना कलकत्ता वाला हाउस आपको दे रहा हूँ, जबकि प्रैक्टिकली जो रियल फैक्ट थे वो ये थे कि ए के पास कोई घर था ही नहीं कलकत्ता में, उसके पास घर था हावड़ा में, और वो उसने दे भी दिया बी को। तो भाई जब आपने खुद दे दिया बी को, पोजीशन दे दिया उसका, तो आप ये मानते हो कि भाई कलकत्ता गलती से हो गया। लेकिन जब आप सेल डीड पढ़ते कि ए जो है अपना हाउस बेचना चाह रहा है बी को जो कि कलकत्ता में, तो आपको सेल डीड पढ़ के नहीं पता चलता ना कि वाकई में कलकत्ता में है या नहीं। लेकिन जब आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, जब आपने एग्जीक्यूट किया प्रैक्टिकली, तब आपको पता चला कि भाई इसका तो कलकत्ता में घर ही नहीं है। तो हावड़ा वाला कि ठीक है भैया कलकत्ता में नहीं है, मिस्टेक हो गया, आप एक काम करो मेरा हावड़ा वाला घर ले लो आप, पोजीशन में आपको दे रहा हूँ।
तो एग्जिस्टिंग फैक्ट क्या है कि बी के पास पोजीशन है। तो यही वो बात बोल रहा है कि जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को लेके कोई बात अनमीनिंग हो तो कोर्ट क्या करेगी, सपोर्टिव एविडेंस जो लेगी ना, आप दे सकते हैं सपोर्टिव एविडेंस, इसे कहते हैं लेटेंट डिफेक्ट। और सपोर्टिव एविडेंस जब आप देंगे तो उसमें एग्जिस्टिंग फैक्ट्स की हेल्प ले लेंगे, और जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं वही आपका एविडेंस बन जाएंगे। कि बी कहेगा सर मेरे पास तो पोजीशन भी है, देखिए इन्हीं ने दिया था पोजीशन मुझे, और बहुत टाइम भी हो गया, तो सर साल भर भी हो गया, साल भर पहले सेल हुई थी, और सेल डीड में हमने नहीं ध्यान दिया कि कलकत्ता लिखा है या हावड़ा लिखा है। ठीक है ना, तो आप ऐसे केसेस में एविडेंस दे सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था 93 वाला, जो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, वो ये था जब दोनों जगह उसके घर हों तब उन दोनों घरों में से, दोनों लोकेशंस में से जिस लोकेशन का नाम ले लिया गया है सेल डीड में, डॉक्यूमेंट में, उसी लोकेशन के बारे में बात होगी सिर्फ। लेकिन अगर 95 की बात करें तो 95 में दो लोकेशन का नाम लिया गया है, लेकिन कलकत्ता में तो उसका हाउस है ही नहीं। और एग्जिस्टिंग फैक्ट क्या है कि उसने हावड़ा का अपना पोजीशन भी दे दिया बी को, ए ने। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक, चलिए 96 की बात करते हैं हम लोग। एविडेंस एज टू द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेजेस विच कैन अप्लाई टू वन ओनली ऑफ सेवरल पर्संस। देखिए ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फोकस करिएगा पूरा, कि उन केसेस में भी आप एविडेंस दे सकते हैं सेक्शन 96 में जाकर, सेक्शन 96 की हेल्प से, जहां पर बहुत सारे फैक्ट्स होंगे किसी डॉक्यूमेंट में कंटेंट, लेकिन उनमें से एक पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में बात की गई हो। ठीक है, अब इस चीज को जरा समझते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या दे रखा है इसमें, इंटरप्रिटेशन क्या है। When the facts are such that the language used might have been meant to apply to anyone and could not have been meant। देखिए मैं 96 इसलिए बोल रहा हूँ, 96 और 97 कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे आप में, तो इन दोनों को समझिएगा जरा आपस में। One of several persons or things evidence may be given of facts which show of those persons or things it was intended to apply। अब क्या हुआ, मैं अगर कोई अपना हाउस सेल करता हूं, आपको सेल कर रहा हूं सपोज, ठीक है ना, तो मैं ये कभी ये लिखेंगे क्या कि मैं अपना हाउस इस फैमिली, इस सरनेम वाली फैमिली का, जो कि ये फैमिली इस घर में रहती है, इस फैमिली को सेल कर रहा हूँ, कभी ऐसा लिखेंगे क्या? कभी सेल डीड होती है, उस फैमिली के जो पर्टिकुलर मेंबर होगा या फिर जो मुखिया होगा जो मुझसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है पूरा, मैं उसी का नाम तो लिखूंगा ना, कि एग्जैक्टली प्रॉपर्टी उस फैमिली मेंबर्स में से किस मेंबर के पास जाएगी। तो जब ये चीज क्लियर है कि किस पर्सन की, उस फैमिली मेंबर तो है ठीक है, लेकिन उसमें से किस पर्टिकुलर पर्सन के पास जाएगी, वो चीज आपको लिखनी पड़ेगी। और जब आप वो लिखते हैं, तो अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो आप उसमें एक्सटर्नल एविडेंस दे सकते हैं कि एग्जैक्टली किस के बारे में बात हो रही थी वो, मतलब एग्जैक्टली मैंने किस पर्सन को सेल करी उस पूरी फैमिली में से। ठीक है ना, जब बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, सेवरल फैक्ट्स हैं, तो उसमें से एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर फैक्ट को आप इंटेंड कर रहे थे अपने डॉक्यूमेंट में, वो डॉक्यूमेंट बनाते टाइम पर, इसके सपोर्ट में आप एक्सटर्नल एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन है, बहुत ही प्यारा है। ये एग्जांपल तो वो था जो मैंने सोचा था, और ये एग्जांपल इसमें दे रखा है, ये भी क्लियर है। सपोज करिएगा आप, A agrees to sell to B for रुपीज, देखिए यहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक है, फॉर ₹1000 माई वाइट हॉर्स। ठीक है, ए ने बी को सेल करने के लिए रेडी हो गया, एग्री हो गया कि मैं आपको अपना व्हाइट वाला हॉर्स जो है वो आपको ₹1000 में सेल करूंगा। ठीक है, अब ए के पास दो व्हाइट हॉर्सेस थे उस टाइम पर, जिस टाइम पे वो ये सेल डीड साइन कर रहा था बी के साथ, कि मैं अपना व्हाइट हॉर्स आपको ₹1000 में सेल कर रहा हूँ। अब दो व्हाइट हॉर्स थे, अब उसमें से मान लीजिए एक की थोड़ी हाइट कम है, एक की हाइट थोड़ी ज्यादा है हॉर्स की, या फिर ऐसे कर लीजिए इसको कि एक व्हाइट हॉर्स की तो थोड़ी स्पीड कम है जब वो रेस में दौड़ता है, और एक व्हाइट हॉर्स की स्पीड थोड़ी ज्यादा है दूसरे वाले से, जब हम उसको रेस कराते हैं, रेस में दौड़ाते हैं जब। ठीक है, तो जब बहुत सारे फैक्ट्स हों सेम जैसे, एक जैसे, तो उसमें से किस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में बात हो रही है, मतलब कि किस पर्टिकुलर व्हाइट हॉर्स के बारे में बात हो रही है, इसके सपोर्ट में आप एक्सटर्नल एविडेंस दे सकते हैं सेक्शन 96 में जाके। ठीक है,
अब इसी का थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है सेक्शन 97 में। ज्ञान सर चलेगा क्या? चलिए, सेक्शन 97 क्या बोलता है हमको, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 96 से ही रिलेट करिएगा। सेक्शन 96 कहता है जब बहुत सारे फैक्ट्स हों तो उसमें से किस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में इंटेंशन थी आपकी, वो आप एक्सटर्नल एविडेंस के सपोर्ट से शो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब 97 क्या कहता है कि एविडेंस एज टू द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज टू वन ऑफ टू सेट्स ऑफ फैक्ट्स टू नाइदर ऑफ विच द होल करेक्टली अप्लाइज। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब बहुत सारे फैक्ट्स हों तो उनमें से किसी या तो एक फैक्ट के बारे में बात हो रही हो तब आप बता सकते हैं, या फिर दोनों को पूरी तरीके से नहीं, या फिर दोनों को आधा आधा। मतलब दो फैक्ट्स हैं तो उनमें से भाई आधा इंटेंशन इस फैक्ट के लिए था और आधा था इस फैक्ट के लिए इंटेंशन। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड हो गया, पावर डिवाइड हो रही है। कैसे? लैंग्वेज पढ़ते हैं इसकी समझ में आ जाएगा इलस्ट्रेशन के साथ भी। When the language used applies partly to one set of existing facts and partly to another set of existing facts, but the whole of it does not apply correctly to either, evidence may be given to show to which of the two it was meant to apply. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 97 कहता है कि जब आप कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो लैंग्वेज है उससे ये लग रहा है कि भाई कभी तो आपको लगता है कि पहले वाले फैक्ट के लिए ये इंटेंशन थी, मतलब ये बात कही जा रही है या फिर ये डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, या कभी लगता है कि दूसरे वाले के लिए तैयार हो रहा है, या कभी कभी आपको लगता है कि थोड़ा सा हो रहा है पहले वाले के लिए और थोड़ा सा हो रहा है दूसरे वाले के लिए। लेकिन जब आप उसको एप्लीकेशन कर रहे हैं, मतलब अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट जब आप कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट की कंडीशंस को, तो समझ में नहीं आ रहा कि फुली आप किसके लिए, कौन से फैक्ट के लिए बात करना चाह रहे हैं। तो ऐसे केसेस में भी आप कोई एक्सटर्नल एविडेंस की हेल्प ले सकते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए, एग्जैक्टली इंटेंशन को शो करने के लिए। कैसे? इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। चलिए, A agrees to sell B my land to X। यहाँ पे टू नहीं है, शायद एट है, यहाँ एट है, मिस टाइप हो गया है। A agrees to sell to B my land at X in the occupation of Y। ठीक है, ए ने एक सेल डीड तैयार करी, ए एग्री हो गया बी को अपना एक एक जमीन बेचने के लिए, एक लैंड बेचने के लिए, जो कि था एक्स जगह पर। एक्स किसी प्लेस का नाम है, लोकेशन का नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा इलस्ट्रेशन में। एक्स एक प्लेस का नाम है, उस जगह ए का एक लैंड था, उसको वो तैयार हो गया था बी को सेल करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो जो एक्स जगह पर जो लैंड था ए का, वो था उस टाइम पे वाई की पोजीशन में। मतलब वाई होगा उसका सर्वेंट होगा, या कुछ नेबर वगैरह होगा, या फ्रेंड वगैरह होगा, या कोई थर्ड पार्टी समझ लीजिए। तो ए का एक लैंड था एक्स लोकेशन पर, और वो उस टाइम पर वाई की पोजीशन में था जब ए जो है उसको सेल करना, सेल डीड तैयार हो रही थी, जब वो डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, ए हैज लैंड एट एक्स, चलिए यहाँ पे बता दिया इसने, बट नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ वाई। तो ए का लैंड तो था एक्स लोकेशन पर वो उस टाइम पे वाई की पोजीशन में नहीं था। ठीक है, एंड ही हैज लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई बट इट इज नॉट एट एक्स। अब जो लैंड उसका वाई की पोजीशन में था लेकिन वो एक्स जगह पे नहीं था, जो एक्स जगह पे लैंड था वो वाई की पोजीशन में नहीं था, और जो वाई की पोजीशन में लैंड था वो एक्स जगह पे नहीं था। कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? इजीली समझ में तो आ रहा है ना सबको? हेलो, ओके। हाँ, दोबारा बोलता हूं मैं। ए ने एक सेल डी टाइप करी कि भाई मेरा जो लैंड है, जो एक्स लोकेशन पे जो मेरा लैंड है और जो कि इस टाइम पे वाई की पोजीशन में है, वो मैं आपको सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसने देखिए दो फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं। जब ए ने डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा था उस टाइम पे दो फैक्ट निकल कर आ रहे हैं
कि भाई मैं उस लैंड के बारे में बात कर रहा हूँ जो एक्स जगह पर है। एक फैक्ट तो ये रहा। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट कहता है कि मैं उस लैंड के बारे में बात कर रहा हूँ जो वाई की पोजीशन में है ना। तो जब आपने उसकी एप्लीकेशन करने गए इस चीज की, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई ठीक है, ये वाला लैंड है जो कि एक्स लोकेशन पर है, ठीक है, तो शायद इसी लैंड के बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन ये वाई की पोजीशन में तो नहीं है। अब उस लैंड के पास गए जो वाई की पोजीशन में है, कि हाँ भाई ये तो वही लैंड है जो वाई की पोजीशन में है, तो शायद इसी लैंड के बारे में बात हो रही होगी, लेकिन ये तो एक्स लोकेशन पे है ही नहीं, है ना। तो कंफ्यूजन हो गई ना, दो फैक्ट्स हो गए अलग अलग। अब आप क्या कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, कोई इशू आता है जब कोर्ट में, तो आप किसी भी एक्सटर्नल एविडेंस की हेल्प ले सकते हैं अपनी इंटेंशन को प्रूव करने के लिए कि एग्जैक्टली सेल डीड के टाइम पर मेरी इंटेंशन क्या थी या हमारी इंटेंशन क्या थी। ठीक है, तो वही बात वो बोल रहा है कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट शोइंग विच ही मीन टू सेल। तो इसमें क्या होगा, ऐसी कंडीशन में एक ही बात सुनी जाएगी, ए से कहा जाएगा कि भैया आप आओ कोर्ट में और सबको ये बताओ बी के सामने कि आप एग्जैक्टली कौन से लैंड को सेल करना चाह रहे थे, उस वाले लैंड को जो एक्स लोकेशन पर है या फिर उस वाले लैंड को जो वाई की पोजीशन में है ना। चलिए, अब सेक्शन 98 कहता है एविडेंस एज टू द मीनिंग ऑफ एलिजिबल कैरेक्टर्स। एलिजिबल का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एलिजिबल का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर्स जो कि क्लियर ना हो, अनक्लियर हो। ठीक है, तो क्या बोलता है, एविडेंस में बी गिवन टू शो द मीनिंग ऑफ द एलिजिबल और नॉट कॉमनली इंटेंजिबल। नॉट कॉमनली इंटेंजिबल का मतलब ये होता है कि जिसको आम तौर से हम ना समझ पाए। ठीक है ना। इसका जो फर्दर जो क्लियर करा है इसको, वो ये करा है कि कॉमनली, नॉट कॉमनली इंटेंजिबल, जो आम लोग जिसको नहीं समझ पाएंगे एकदम से। सपोज कोई टेक्निकल वर्ड है जो एक पर्टिकुलर फील्ड में यूज किया जाता है, या कोई ऐसा टेक्निकल टर्म है जो कि एक मैकेनिकल एक टेक्नीशियन यूज करता है, ठीक है, या कोई बिजनेसमैन यूज करता है अपने फील्ड में, ट्रेड के फील्ड में। तो ऐसे जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनको यहाँ पे बोल रहा है जो कि एलिजिबल हो, मतलब अनक्लियर हो, या फिर नॉट कॉमनली इंटेंजिबल, जो आम लोगों की भाषा में नहीं यूज होते हो, एक पर्टिकुलर फील्ड पर्टिकुलर सेक्टर में यूज होते हो। तो क्या एग्जांपल दे रहा है, कैरेक्टर ऑफ फॉरेन एब्सोल्यूट टेक्निकल लोकल और प्रोविंशियल एक्सप्रेशंस और एब्रीविएशंस एंड ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ पेक्युलर सेंस। ठीक है, तो कोई आपने डॉक्यूमेंट ऐसा तैयार किया जिसमें कोई ऐसे वर्ड का आपने यूज कर लिया जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही यूज होता है, लेकिन वो एक कॉमन पीपल जो है वो उस वर्ड का मीनिंग सेंस नहीं जानते। कोई भी ऐसा वर्ड हो या कोई ऐसी एब्रीविएशन हो, ठीक है, या कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो आपके डॉक्यूमेंट में जो नहीं जानते, तो उसके सपोर्ट में आप एविडेंस दे सकते हैं कि इसका पेक्यूलियर सेंस क्या था, मतलब इस डॉक्यूमेंट में जो लिखने का मतलब क्या था और इस डॉक्यूमेंट में किस सेंस को मानकर हमने वो लिखा। इतनी सी बात वो कहता है। जैसे कि अब जो एग्जांपल यहाँ पे दिया है बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल है कि आ स्कल्पचर एग्रीज टू सेल टू बी ऑल माय मूड्स, सॉरी यहाँ मॉडल्स है, यहाँ मूड्स मिसटाइप हो गया, फिर से मॉडल्स है यहाँ पे, all my models. A has both models and modeling tools. Evidence may be given to show which he mean to sell. ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक स्कल्पचर था, एक आर्टिस्ट था जो कि मूर्तियां बनाता है, स्टैचूज बनाता है। ठीक है, तो उसने किसी के संग एक सेल डीड साइन करी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि ठीक है मैं आपको अपने सारे मॉडल सेल करने के लिए रेडी हूँ। अब कोर्ट में ये इश्यू पहुंचता है कि सर ये तो सब कुछ सेल करने के लिए, सारे मॉडल सेल करने के लिए था, तो मॉडल में तो मॉडल बनाने के लिए भी तो उसके टूल्स आएंगे। जिस तरीके से कि अगर आप एक घर आप बेचते हैं, अपना हाउस बेचते हैं, तो उस हाउस में सारे डोर्स विंडोज एंड इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वायरिंग्स वो सब भी इंक्लूडेड होता है अगर आप एक हाउस सेल करते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने मॉडल्स बेच रहे हैं, स्टैचूज बेच रहे हैं, तो उसको उन स्टैचूज को बनाने के टूल्स भी तो, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी तो आप मतलब इंक्लूडेड होंगे इसमें। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि जो स्कल्पचर था, जो आर्टिस्ट था, उसको बुलाया जाएगा कि भाई आप बताइए कि आपका एग्जैक्टली इंटेंशन क्या था, सिर्फ मॉडल्स था एग्जैक्टली इंटेंशंस या मॉडलिंग टूल्स था। मॉडलिंग टूल्स आप लोग इंक्लूड करते हैं मॉडल्स बोलने में अगर आप कोई सेल डीड साइन कर रहे हो, या मॉडल्स का मतलब आपके फील्ड में सिर्फ मॉडल्स ही होता है।
तो वो आके बोल देगा कि सर नहीं, मैं तो सब कुछ ही सेल करना चाह रहा था सर, सब ही उसमें इंक्लूड था, मैं तो ये प्रोफेशन ही चेंज कर रहा हूँ अपना, अब मैं जाके एडवोकेट बन रहा हूँ सर, स्कल्पचिंग आर्टिस्ट मैंने छोड़ दिया, अब जाके एडवोकेट बनूंगा सर। तो मैं तो सब कुछ ही सेल कर रहा हूँ, अपना मॉडल भी सेल कर रहा हूँ साथ में, अब मॉडलिंग टूल्स का क्या करूंगा जब मुझे ये फील्ड ही छोड़ना है अपना। तो जो भी उसका इंटेंशन था वो आके क्लियरली एक्सप्लेन कर देगा कोर्ट के सामने। ठीक है, चलिए अब बात करता है सेक्शन 99 की। हु मे गिव एविडेंस ऑफ एग्रीमेंट वेरिंग टर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो बदल रही हैं, बार बार एग्जैक्टली शो नहीं हो रही, तो ऐसे में कौन एविडेंस दे सकता है। ठीक है, मतलब ऊपर जितने भी सारे केसेस हैं उनमें भी ये सेक्शन आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएंगी जो सेक्शन 99 भी इनके ऊपर वाले सेक्शंस के सपोर्ट में आप दे सकते हो। कैसे, क्यों दे सकते हैं, इसका रीजन अभी इसके इंटरप्रिटेशन में मालूम पड़ेगा। जो कमेंट है क्या बोलता है, person who are not parties to document or their representatives in interest may give evidence of any fact tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस एग्रीमेंट में डायरेक्ट पार्टी नहीं है, ठीक है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी नहीं है, वो सीधा थर्ड पार्टी है, एक आउटसाइडर है, तो वो भी उस, और वो ना ही उसमें देखिए ना ही उसमें पार्टी है डॉक्यूमेंट में, और ना ही उन पार्टीज का कोई रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, लेकिन वो एविडेंस दे सकता है जब उस पर उसका कुछ इफेक्ट पड़ रहा हो। कैसे, इलस्ट्रेशन देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। A and B make a contract in writing that B shall sell certain cotton to be paid for on delivery. At the same time, they made an oral agreement that 3 months credit shall be given to A. This could not be shown as between A and B, but it might be shown by C if it affected by his interest. ठीक है, A और B पार्टी थे, इलस्ट्रेशन है, बहुत ही प्यारा सा इलस्ट्रेशन है। A और B एक पार्टी थे, उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि आप मुझे कॉटन प्रोवाइड करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, चलिए ठीक है सर, कॉटन हम आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे। आपके लिए, आपकी मान लीजिए कोई क्लॉथ की मिल हो, क्लॉथ की मिल को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉटन मिल, टेक्सटाइल मिल। ठीक है, कोई टेक्सटाइल मिल होगी आपकी, आप वहाँ पे कपड़े बनाते होंगे, तो हम आपको कॉटन प्रोवाइड करते रहेंगे रेगुलरली। तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक ये भी कंडीशन थी कि भैया आप जब जब जितनी जितनी कॉटन हमको प्रोवाइड करेंगे, हम हैंड टू हैंड कैश पेमेंट आपको तभी तभी कर दिया करेंगे, जितनी जितनी कॉटन आप जब जब प्रोवाइड करेंगे। कि ठीक है भैया, चलिए। तो उसने कहा, अब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में उसी टाइम पर, ये तो हो गया एक रिटन सेल डीड तैयार हो गई, सॉरी रिटन कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया दोनों के बीच में, लेकिन उसी टाइम पर दोनों के बीच में एक ओरल एग्रीमेंट भी तैयार हो गया था। और वो क्या था कि सर कॉन्ट्रैक्ट हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन आप बस इतनी हेल्प कर दीजिएगा मेरी कि पहले स्टार्टिंग के 3 मंथ्स का मुझे आप क्रेडिट दे दीजिएगा, मतलब एडवांस पेमेंट कर दीजिएगा पहले 3 महीने के सप्लाई का। कि क्यों, कि मुझे अपना कुछ सेटअप करना है, सेटअप में थोड़ा मॉडिफिकेशन करने हैं, इंप्रूवमेंट करनी है, और एक ट्रक वगैरह खरीदना है जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर देगा हम दोनों की, आपके पास जो डिलीवरी है गुड्स की वो टाइम पे हो जाएगी। ऐसी कुछ कंडीशन थी। तो उसने कहा ठीक है भैया, मैं आपको 3 महीने का एडवांस पेमेंट कर दूंगा, उसके बाद जो आपको हैंड टू हैंड दे दिया करूंगा कैश पेमेंट। चलिए ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, मान लीजिए एक सी है, एक थर्ड पार्टी है, कोई बाहर का आउटसाइडर है, या मैं कहूँ कि मान लीजिए ये वही ट्रक ड्राइवर है जो सी है, जो ट्रांसपोर्ट करने वाला था कॉटन एक जगह बी से लेके ए के पास तक। अब क्या हुआ कि अब जो एग्रीमेंट हुआ उसमें ए ने 3 मंथ्स का क्रेडिट नहीं दिया। ठीक है, जो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो तो सबके सामने है, लेकिन ये ओरल एग्रीमेंट साथ में हुआ था कि 3 मंथ्स का आप पहले क्रेडिट मुझे दे देंगे ताकि मैं अपना सेटअप इंप्रूव कर लूँ। तो जो और जो बी है, बी ने सी को प्रॉमिस किया था कि मेरे पास जैसे वो एडवांस मनी आ जाएगा मैं उसमें से आपको पेमेंट कर लूंगा, ताकि आप भी अपने ट्रक वगैरह की मरम्मत करा सको और उसको इतना मॉडिफाई करा सको कि उसमें कॉटन ऊपर तक भर जाए। कुछ भी ऐसा सपोज एज्यूम कर ले रहे हैं हम लोग समझने के लिए। ठीक है, तो सी ने कहा ठीक है, मैं अपना ट्रक मॉडिफाई करा लूंगा, जैसे ही आपको वहां से एडवांस मिल जाएगा आप मुझे पेमेंट कर देना।
अब भाई कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की टाइम पीरियड शुरू हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का कब से शुरू करना था, कब पहली सप्लाई जानी थी, लेकिन ए ने नहीं दिया, एडवांस नहीं दिए, तो मान लीजिए केस चलेगा तो एक एक आएगा कि ये रहा सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट, इसमें तो कहीं लिखा नहीं है। बी के अगर नहीं सर ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे बीच में एक ओरल एग्रीमेंट भी हुआ था कि ये मुझे 3 मंथ्स का एडवांस पेमेंट देंगे, आप चाहें तो सी से पूछ लीजिए। अब सी को बुलाया गया, तो सी जो एविडेंस देगा सपोर्ट में, एक विटनेस के तौर पे काम कर रहा है, एक थर्ड पार्टी के तौर पे काम कर रहा है, तो सी जो एविडेंस देगा, अपने स्टेटमेंट देगा, वो यहाँ पे एडमिसिबल हो जाएंगी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। ऐसा लग रहा है आप लोग आज किसी और दुनिया में खो गए। नहीं सर, सही चल रहा है। ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट आ रहा है ना आप लोगों को? सर लास्ट वाला सर। सेक्शन का एक केस अभी सॉल्व की हूँ, तो ये वाला सेक्शन पूरा क्लियर है। ओके ओके मैम, प्रैक्टिकल, ठीक है। गुड। व्हाट गुड सर, प्लीज एक्सप्लेन अगेन दिस सेक्शन सर। ओके मैम, ठीक है। चलिए देखिए, ये सेक्शन ये बोल रहा है, सिंपल से अगर मैं बोलूं, एग्जांपल को, मैं इलस्ट्रेशन को तो 2 मिनट छोड़ दूं, तो कोई ये कह रहा है कि भाई अगर दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके टर्म से किसी थर्ड पार्टी को अगर इफेक्ट पहुंचता है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इफेक्ट होती है उस एग्रीमेंट की किसी टर्म्स एंड कंडीशन से, तो वो भी एविडेंस पेश कर सकती है कोर्ट के सामने, जब भी पहली दो पार्टीज के बीच में कोई इश्यू बनेगा। कंडीशन यही है कि भाई जब उस थर्ड पार्टी का भी इंटरेस्ट जुड़ा हो उन दो पार्टियों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट से। मैम जरा माइक खोल लीजिए, आप मुझे हाथ के हाथ पूछ लीजिए, आपको कुछ एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे पूछना हो। धारवी मैम। आज मैम का काम नहीं कर रहा, वो म्यूटेड है, पहले बताया था हमने। अच्छा, ओपन नहीं हुआ अभी तक? तो आ सर मैं जाइए ट्राई अंदर। करूं? कोई ग्लिच हो गया होगा क्या ओपन करने का? ना ना सर, एक्सप्लेन करने का। सर आपका स्क्रीन भी अब तक नहीं दिख रही है। आपको नहीं दिख रहा स्क्रीन मेरा? बिल्कुल नहीं दिख रही है, पूरा का पूरा सेक्शन में नहीं दिख रही है। पहले दिख रहा था क्या, अभी गायब हुआ है? 1-2 मिनट के लिए दिखा, कैन यू उसके बाद प्लीज कहाँ चला गया पता ही नहीं। ओके, तो अरुंधति मैम, धारवी मैम कह रही हैं कि आप मुझे इस सेक्शन के लिए कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं क्या? अरुंधति मैम और समझाएंगे इनको। हाँ, तो अभी आपने बताया कि आपने एक प्रैक्टिकल केस किया था ऐसा, तो क्या आप इसको शॉर्ट में बता सकती हैं अरुंधति मैम? नहीं बताऊं? हाँ जी मेरे मैम, आप वाला इसी को, कैसे? हाँ थोड़ा शॉर्ट में अगर बता पाए तो। सर बोलती हूँ, रुचि कंपनी है, वो उसका प्रोडक्ट देता है एक सप्लायर को। सप्लायर उस बहुत सारी चीजें देता है रिटेलर को। यहाँ पर सप्लायर और रिटेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि तुम मतलब ये सारे प्रोडक्ट लो, बेचो, और इस मतलब महीने की एंड में मेरा पेमेंट कर दो। हेलो जी मैम सुन रहे हेलो। हैं, मैंने मैम माइक बंद कर दिया है, सब लोग आप ही की बात सुन रहे हैं इस वक्त। अच्छा, हाँ मैंने तो माइक यहाँ बंद कर पर दिया ताकि डिस्टरबेंस ना हो। अच्छा अच्छा, रिटेलर जो है वो जब देगा तो सप्लायर रुचि कंपनी को देगा वो पैसा। अब रुचि कंपनी क्या क्या उनसे सिग्नेचर लेके रिटेलर को डायरेक्ट लेके दे दिया वो सारे प्रोडक्ट। वो तो सप्लायर तो सिग्नेचर दे दिया था, पर उसे पता नहीं था कि इतने सारे चीजों मतलब 10 या 12 लाख का था, प्रोडक्ट दे दिए हैं उन्हें। अब रिटेलर पैसा नहीं दे रहा था सप्लायर को, रुचि कंपनी इसे फोर्स कर रहा था
तो रुचि कंपनी को ये बोला कि आप तो मेरी सिग्नेचर लेकर उसे दे दिए, जब तक वो पैसा नहीं देते हैं हम आपको पैसा मतलब पे नहीं कर सकते हैं। अब ये दोनों आ गए कोर्ट पर आ गए तो रुचि कंपनी वाला आया, वो एविडेंस दिया है कि हाँ ये दोनों मतलब ये सप्लायर है और ये रिटेलर है, ये इनसे प्रोडक्ट ले रहा था और पैसा नहीं दिया, जिसके लिए मैं इफेक्टेड हो रहा हूँ। यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी वो रुचि कंपनी है, यहाँ पर पार्टी नहीं हुआ था। वो आके एविडेंस देकर गया कि हाँ मैं इन दोनों के लिए मैं अफेक्टेड हो रहा हूँ। बस इतना था, कॉम्प्रोमाइज हो गया। धार्मी मैम समझ में आ गया आपको? थैंक यू। ओके चलिए एक बार मैं और शॉर्ट में बोल देता हूँ और सिंपल लैंग्वेज में कि मान लीजिए देखिए सिविल केसेस जो होते हैं हमारे उसमें एक लॉ है कि अगर किसी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या कोई केस होता है तो वही पार्टी उसमें पार्टी हो सकती है जो उससे डायरेक्टली इफेक्टेड है। मतलब फर्स्ट पार्टी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट होता है, ठीक है। थर्ड, अगर मैं आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ, कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसमें हमारे पड़ोसी का क्या मतलब, उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अब ऐसे केसेस में ये जो बात होती है, सपोज कॉन्ट्रैक्ट का केस है, मैं और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें सिर्फ मैं और आप ही एविडेंस पेश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या बताया है, इस केस में आपको परमिशन दी है सेक्शन 99 में कि आप जो है कोई भी बाहर की कोई भी थर्ड पार्टी जो आपके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, कॉन्ट्रैक्टेड टर्म्स जो हैं उनको फुलफिल ना करने की वजह से अफेक्टेड होंगी। कोई भी थर्ड पार्टी जो पहली दो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनके टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से अफेक्ट हो रही हैं, वो थर्ड पार्टी भी एविडेंस लाके दे सकती है कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। धार्मी मैम? ओके सर, नाउ इट्स क्लियर प्रॉपर्ली। ओके ओके चलिए, तो अब सेक्शन 100 जो है भाई वो तो बहुत टफ है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 100, सेविंग्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट में जो विल के केसेस होते हैं उन पे इस चैप्टर के कोई भी प्रोविजन सेक्शन 91 से लेके सेक्शन 99 तक के कोई भी प्रोविजंस अफेक्ट नहीं करते, उसको इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है। सिंपल सी बात बता रहा है। इंडियन सक्सेशन एक्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा हो या सुना हो, थोड़ा बहुत जानते हो, तो आप लोग समझ जाएंगे उसके जो खुद के प्रोविजंस हैं उसको इंटरफेयर नहीं करेंगे ये सेक्शंस, खास करके अगर वो सेक्शंस वो प्रोविजंस अगर विल से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 6। अब कल आएगा चैप्टर 7। चैप्टर 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साहू सर जरा माइक खोलिएगा अपना। हाँ सर बोलिए। सर आपने ये पढ़ा है चैप्टर बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में कुछ जानते हैं थोड़ा बहुत? हाँ सर, बर्डन ऑफ प्रूफ थोड़ा बहुत जानते हैं, लाइक चलिए, ऑब्लिगेशन शिफ्टेड होता है हाँ। एक्चुअली वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देखिए कोर्ट में आप लोग खड़े हैं ना, अगर कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं एज अ लॉयर, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जितना ये मायने करता है ना कि कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, उतना ही ये भी मायने रखता है कि कब आपको कुछ नहीं बोलना है ना। आपको बोलने को कहा जा रहा है यस कोर्ट में, लेकिन कब आपको कुछ नहीं बोलना है। कितना भी आपको सामने वाला बोलने को बोले, लेकिन आपको नहीं बोलना है। तो ये बात हमको सिखाता है बर्डन ऑफ प्रूफ चैप्टर, ठीक है ना। जितना दिमाग इस बात में लगाते हैं वकील कि कब क्या बोलना है, उतना दिमाग इस बात में भी लगाते हैं वो लोग कि कब क्या नहीं बोलना है। तो वो लोग जो अपने विटनेसेस वगैरह होते हैं, गवाह होते हैं, तो उनको वो लोग समझा के बोलते हैं कि अगर तुम इस क्वेश्चन के आंसर में फंस रहे हो तो कह देना मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसा ऐसा बोल देना, ठीक है। तो यही चीज बताता है हमें बर्डन ऑफ प्रूफ। ये हम लोगों ने बहुत किया है, मतलब अपने फ्रेंड्स को खूब समझाया है। करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है, नहीं तो आप कितने भी सही हो तो सामने वाला लेकिन आपको फांस लेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको फांस लेगा वो फिर।
तो आप सीधे सीधे कह दो कि मुझे याद नहीं आ रहा, राइट। है ना। चलिए, तो इस चीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कल से। आज के लिए इतना बहुत है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेक्शन समझ में आ गए होंगे सारे। टाटू सर, समझ में आ गया आपको? हाँ जी सर। कोई कंफ्यूजन, कोई कुछ दिक्कत तो नहीं कहीं? नॉट येट सर। चलिए, तो आज के लिए इतना करते हैं, शाम को मिलते हैं 8 बजे। ओके गाइस, ओके सर। ओके भाई। बाय ऑल ऑफ यू।